जो आपकी आर्मी जीडी के लिए जो प्रैक्टिस सेट की बुक आती है, उस बुक से मैंने भौतिक विज्ञान के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी का मैंने यहाँ पे संकलन किया है, एकत्रित किया है मैंने यहाँ पर। आपको बहुत ही अब आसानी होगी लाल किताब को पढ़ने में। सिर्फ आपको यही वीडियो देखने के बाद उसकी लाल किताब पूरी ही भौतिक विज्ञान कंप्लीट हो जाएगी और आपको पेपर देने में बहुत आसानी होगी। क्वेश्चन याद रहेंगे आपको। 2 दिन आपके शेष रहे हैं पेपर देने में, तो वीडियो को जरूर देख के जाइएगा और एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, दृश्य वर्णक्रम में प्रकाश के रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। जो आपका दृश्य वर्णक्रम होता है, यानी कि दृश्य वर्णक्रम का मतलब है कि प्रकाश में सभी तरह की तरंगें निकलती हैं, पराबैंगनी भी हैं, अवरक्त भी हैं और रेडियो तरंगें भी हैं, एक्स किरणें भी हैं। अब इसमें क्या है कि हमारा जो दृश्य प्रकाश है, जिस प्रकाश की तरंगदैर्ध्य में हम देख सकते हैं उसको बोलते हैं हम दृश्य वर्णक्रम, जिसमें हम देख सकते हैं। ये कितना होता है? ये होता है 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक। देखो इसके साथ में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि उसके बारे में डिटेल्स में बता के भी चलूंगा। दृश्य वर्णक्रम में कौन सा प्रकाश आता है जिसकी रेंज 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होती है। अब इसके बीच में ये जो रंग है, ये रंग आपका 7 रंगों में डिवाइड होता है। कितने रंगों में डिवाइड होता है? 7 रंगों में। अच्छा, इस जो 7 रंगों में डिवाइड होता है तो इस रंग में सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य किस रंग की होती है? तो इस रंग में सर्वाधिक जो तरंगदैर्ध्य होती है, वेवलेंथ होती है, वो आपकी रेड की होती है। किसकी होती है? रेड की, यानी कि लाल की। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि आप पहाड़ पर चढ़ते हैं तो बैरोमीटर में पारे का तल क्या होगा? जब आप पहाड़ पर चढ़ेंगे तो जो बैरोमीटर है आपका, जो दाब मापने वाला यंत्र है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा कि उसमें पारे का तल बढ़ जाएगा या पारे का तल घट जाएगा? जो आपका बैरोमीटर है, बैरोमीटर में जो पारा भरा हुआ है वो बताएगा कि दाब घटा है या बढ़ा है। तो ये उस तरह से पूछ रहा है कि पारे का तल क्या हो जाएगा। तो जब हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारा दाब हमेशा घटता है, दाब घटता है। तो पारे तल का क्या हो जाएगा? पारा तल नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। पारा तल आपका नीचे गिर जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन, बिजली के बल्ब में भरी जाती है। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बिजली के बल्ब में आपकी ऑर्गन, या मैं बोल सकता हूं अक्री गैस भरी जाती है। अक्री गैस भरी जाती है। बिजली के बल्ब में अक्री गैस भरी जाती है। और अक्री गैस में आपकी और गैसें जो डिवाइड हो सकती हैं, ऑर्गन है, नियॉन है, ठीक है, रेडॉन है। तो बल्ब में, बिजली के बल्ब में ऑर्गन भरी जाती है, जो किसी से क्रिया न करे, ऑर्गन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलनांक बिंदु पर पानी का आयतन क्या होगा? यानी कि गलनांक बिंदु पर पानी का आयतन घट जाएगा या बढ़ जाएगा, ये बात है। तो गलनांक बिंदु होता है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका क्या होता है? गलनांक बिंदु होता है। अब जब वो चीज गल रही है, यानी कि गलनांक बिंदु पर, ठीक है, देखो आपका जो फ्रिज पॉइंट है, आइस पॉइंट है, वो भी इतना ही है, लेकिन अब उसने बात कर दी गलने की। अब बात किसकी कर दी? गलने की, गलनांक बिंदु पर। तो हम जानते हैं जब देखो बर्फ जमती है, बर्फ जब जमती है तब आयतन उसका बढ़ता है। जमती है तो आयतन बढ़ जाता है, आयतन इंक्रीज करता है।
और जब पिघलेगी तो आयतन डिक्रीज करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि गलनांक बिंदु पर पानी का आयतन कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ध्वनि की गति सबसे तीव्र होती है, यानी कि ध्वनि की जो गति है वो सबसे तीव्र किस माध्यम में होती है? सबसे तीव्र किस माध्यम में होती है? तो सबसे तीव्र किस माध्यम में होती है? देखो 3 माध्यम में चल सकती है। सबसे मेन बात कि गैस जो ध्वनि है वो किस में ट्रेवल नहीं कर सकती? निर्वात में। निर्वात में जहाँ कोई भी माध्यम नहीं है वहाँ ये ट्रेवल नहीं कर सकती। नंबर 2, किस में चलेगी? ये ठोस में, जो भी ठोस माध्यम है उसमें गति ट्रेवल करेगी। ध्वनि तो आपकी द्रव में करेगी और गैस में कर सकती है। तो इनमें सबसे तीव्र जो गति है वो किस में होती है? ठोस में, उसके बाद द्रव में और सबसे कम गैस में। तो 2 क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं कि सर्वाधिक तेज किस में और न्यूनतम किस में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वैद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर का कौन सी तरंगें नहीं आती? ध्वनि तरंगें नहीं आती। कौन सी तरंगें नहीं आती? ध्वनि तरंगें नहीं आती। ध्वनि तरंगें। प्रकाश तरंगें वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। कौन सी हैं? प्रकाश तरंगें। यानी प्रकाश क्या है? एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है। एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको कई क्वेश्चन मैं करा के चल रहा हूँ, समझा के चल रहा हूँ। अगर किसी ने अभी तक बिल्कुल एक भी बार फिजिक्स नहीं पढ़ी तब भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बादलों की रातें स्वच्छ रातों की अपेक्षा गर्म होती हैं। बादलों की रातें स्वच्छ रातों की अपेक्षा गर्म होती हैं, क्यों? तुमने देखा होगा जिस रात गर्मी होती है, बादल होते हैं, उस रात गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि क्या है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी से क्या है, जो दिन में हीट आई है उसका क्या होता है? रात में विकिरण होता है, ये ऊपर जाती है, रात में पृथ्वी ठंडी होती है। और ऊपर क्या है? बादल हैं। ऊपर क्या है? बादल है। जब ये बादल से टकराएगी तो फिर क्या करेगी? क्योंकि बादल, हम एक चीज याद रखेंगे, जो बादल हैं, बादल ऊष्मा के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। अब ये क्या करेंगे? इस हीट को बाहर नहीं जाने देंगे, बाहर नहीं जाने देंगे, और हीट कहाँ रह जाएगी? आपके माध्यम में। जब आपके माध्यम में हो गई और आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो आपको क्या होगी? जब आप हीट के बीच में होंगे, विकिरण के बीच में होंगे, तो आपको गर्मी महसूस होगी। क्लियर? ओके। देखो, जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, आपका जवाब दिया जाएगा। कंबल में लिपटी बर्फ जल्दी नहीं पिघलती, क्यों? तुमने देखा होगा कि जब हम बर्फ लेके आते हैं, पहले, अब तो शादी उसमें होती है, पहले जब घर बार उसमें बारात में जो बर्फ वगैरह आती थी उसको भुस वगैरह में रख देते, या किसी बोरी में लपेट के रख देते हैं, या कंबल में लपेट के रख देते हैं। तो उसका क्या है कि वो बर्फ जल्दी से नहीं पिघलती, क्यों? देखो, बर्फ को पिघलने के लिए क्या है कि ये आपकी आइस है। ठीक है, ये क्या है? आइस का टुकड़ा है। अब इसको पिघलने के लिए क्या चाहिए कि बाहर से इसको क्या चाहिए? हीट चाहिए। बाहर से क्या चाहिए? हीट। अगर बाहर से जब तक हीट नहीं मिलेगी तब तक ये नहीं पिघलेगी, तब तक ये नहीं पिघलेगी। अब क्या करते हैं कि हम इसको या तो भुस में रख देते हैं, इस पूरे को। तो भुस में क्या होता है कि भुस के अंदर हवा के क्या बन जाती है? लेयर बन जाती है। हवा के अंदर इसमें अणु हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, हमने इसमें क्या रख दिया? बीच में ये टुकड़ा रख दिया बर्फ का। तो इसमें क्या होगा कि अंदर हवा भर जाने के कारण भुस के तिनकों के बीच में हवा भर जाती है। और हवा क्या है? हवा ऊष्मा की कुचालक है। ऊष्मा की कुचालक है। तो हवा क्या करेगी? ना तो अंदर से बाहर जाने देगी ऊष्मा को, और ना अंदर से बाहर, ना बाहर से अंदर। ऐसी बर्फ में, कंबल में है, कंबल में हमने इसको लपेट के रख दिया तो कंबल में भी बीच में हवा की लेयर बन जाती है।
क्या बन जाती है, जैसे इसको लपेट के रखेंगे तो इसके अंदर हवा की लेयर बन जाती है, और ये लेयर जो है आपकी बाहर से ऊष्मा अंदर नहीं आने देती, ना अंदर की ठंडाई को बाहर जाने देती है। ठीक है, समझिए। इसके बाद एम्पियर घंटा किसकी इकाई है? देखो, इकाई का मतलब क्या है? इकाई का मतलब है मात्रक। इकाई का मतलब क्या है? मात्रक, यूनिट। क्वेश्चन है एम्पियर घंटा किसकी इकाई है? देखो, एम्पियर किसकी है? एम्पियर धारा की, यानी कि आई, और घंटा किसके? समय की, तो टी, आई इंटू टी। तो ये क्या होता है? Q इज इक्वल टू आई इंटू टी है। तो ये फॉर्मूला किसका होता है? ये होता है Q इज इक्वल टू, क्योंकि हम जानते हैं आई इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन टी। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू टी। Q क्या है? आवेश, आई धारा, और टी समय। टी समय। तो एम्पियर घंटा किसकी इकाई हो जाएगी? आवेश की। तो आवेश की एक और इकाई होती है जो वैज्ञानिक नाम पर है, क्या है? कूलाम। ये ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, बंद कमरे में कार्यरत फ्रिज का दरवाजा खुलने पर कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये क्वेश्चन कह रहा है कि कमरे में एक कार्यरत फ्रिज है, फ्रिज कोई रखा हुआ है आपका, और हमने क्या किया, उसके जो दरवाजे हैं वो हमने क्या किए, वो हमने उसके खोल दिए, फ्रिज के दरवाजे हमने खोल दिए। तो ये कहना चाह रहे कि फ्रिज के अंदर से ठंडी हवा निकलेगी। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा करने पर क्या होगा? ऐसा करने पर क्या होगा? रूम ठंडा हो जाएगा? जो फ्रिज की जो ठंडी हवा निकल रही है फ्रिज की, उससे क्या कमरा ठंडा हो जाएगा? नहीं। जब फ्रिज, पंखा, कोई भी चीज़ चलती है और एक बंद कमरे में, तो उस रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। हम कह सकते हैं ताप बढ़ जाएगा। ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। ठीक है। सूरज की किरणों को एक स्थान पर केंद्रित करता है। ऑप्शन आपके पास है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या कांच, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, सूरज की किरणों को एक पास कौन सा लेंस एकत्रित करता है? तो हम जानते हैं, जैसे तुमने देखा होगा, पहले हम जब छोटे छोटे से थे तो कांच का एक टुकड़ा लिया हमने, एक टुकड़ा लिया, और हमें नहीं पता था वो क्या है क्या नहीं है, बट वो नीचे रखते थे प्रकाश की किरणों में, तो नीचे कागज़ को जला देता था, या फिर वो किसी हाथ पे रखते थे तो हाथ को जला देता था। वो क्या कर रहा था कि एक छोटा सा पॉइंट बनाता था, नीचे निकलने पर आने वाली सभी प्रकाश किरणों को क्या करता था? एक पॉइंट पे फोकस करता था। तो इस प्रकार के लेंस में जो बीच में लगा रहता है, उस लेंस को बोलते हैं हम उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। उत्तल लेंस देखो प्रकाश किरणों को एक पास एकत्रित करता है। और अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का भी यही काम है, ये भी सभी किरणों को फोकस्ड करता है। क्लियर? बहुत अच्छे। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। और कार्य करने की दर को, और कह देता कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति है, वो अपने आसपास कितनी वस्तुओं को देख सकता है? वो अपने आसपास कितनी वस्तुओं को, मतलब कितनी दूरी पर रखी वस्तु को देख सकता है? तो कितनी दूरी पर रखी वस्तु को देख सकता है वो? 25 सेंटीमीटर। यानी इससे नज़दीक में उस पुस्तक को उसकी आंखों के पास लेके जाऊं
तो उसे धुंधला दिखाई देगा, उसे दिखाई नहीं देगा। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। अगर बात कही जाए कि दूर तक कितना देख सकता है, दूर तक की कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी तक देख सकता है। स्वच्छ मौसम है तो बहुत दूर तक देख सकता है, थोड़ा कोहरा मौसम है तो थोड़ा कम देख सकता है। यानी कोई फिक्स लिमिट नहीं है कि 2 किलोमीटर देखेगा या 50 किलोमीटर देखेगा या 100 मीटर देखेगा। क्लियर? शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का यानी कि पावर का जो आपका एसआई मात्रक क्या है? द यूनिट डिजिट ऑफ पावर। शक्ति का एसआई पावर क्या है? वाट। क्या है? वाट। आपने मुझे लगता है ये याद कर रखे होंगे, नहीं किए हैं तो मात्रक तो जरूर याद कर लीजिएगा, पूछ ले जाते हैं पेपर में अक्सर। सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ वाला पदार्थ है। प्रत्यास्थ होता है कि किसी पदार्थ को हम दबाएं, अगर इसको हम प्रेस करें तो प्रेस करने के बाद ये क्या होगा? थोड़ा सा पतला हो जाएगा, और जैसे ही मैं इस बल को हटा लूं तो झट से ये पूरा उसी रूप में आ जाएगा। तो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है प्रत्यास्थता। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो प्रत्यास्थता है वो किस पदार्थ की है? यानी कि जैसे ही दबाऊं वो तुरंत ही उस अवस्था का विरोध करे, तो ये होती है क्वार्टज। क्वार्टज क्वार्टज एक ऐसा पदार्थ है जो सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ है, और सबसे कम प्रत्यास्थ गीली मिट्टी। गीली मिट्टी की गोली। मिट्टी की गोली। अब देखो इसका मतलब ये भी है, देखो रबड़ की अपेक्षा स्टील ज्यादा प्रत्यास्थ होगी। रबड़ ज्यादा प्रत्यास्थ होगी या स्टील? रबड़ है और स्टील है। देखो एक तो अपनी अवस्था का परिवर्तन का ये ज्यादा विरोध करेगी, ये कम करेगी। लिमिट सबकी होती है कि रबड़ को भी ज्यादा खींच दें तो टूट जाएगी, भंगुर हो जाएगी। स्टील भी ऐसी है कि ज्यादा इसको भी खींच देंगे ये भी भंगुर हो सकती है, हो जाएगी, सकती नहीं, हो जाएगी, क्योंकि लिमिट हर चीज की है। रबड़ को खींचने पर, थोड़ा सा खींचने पर ये अपनी जो एक्चुअल अवस्था है, मान ली इतनी थी और मैंने इसको इतना खींचा, तो ये पुनः इतनी नहीं होगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बट स्टिल फिर भी अपनी उसी अवस्था में आ जाएगी। याद रखेंगे रबड़ स्टील की अपेक्षा कम प्रत्यास्थ है, सबसे ज्यादा क्वार्टेज है और सबसे कम गोली है। ताप बढ़ने पर किसी अर्धचालक का प्रतिरोध, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? ताप बढ़ने पर, देखो जब ताप बढ़ जाएगा तो किसी चालक का जो अर्धचालक है, देखो चालक और अर्धचालक में अंतर है। जो अर्धचालक हैं उनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर, उनका जो प्रतिरोध है वो कम हो जाता है। अर्धचालकों का प्रतिरोध का मतलब है उनमें बिजली और आसानी से प्रवाहित होती है टेम्परेचर बढ़ाकर। यानी किसी अर्धचालक को हम चालक बना सकते हैं ताप बढ़ाकर। क्या करके? ताप बढ़ाकर। क्लियर? अगर बात होती कि चालक है, प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध, वहां पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यानी बिजली कम प्रवाहित होगी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चालक की लंबाई एवं मोटाई दोनों आधी कर दी जाए तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? देखो प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर है। विशिष्ट प्रतिरोध ताप, ये डिपेंड नहीं करता लंबाई मोटाई किसी भी चीज पे। ये क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध? ये हर धातु का अलग होता है। क्या होता है? हर धातु का अलग होता है। देखिए कोई तार अगर लोहे का बना है तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध अलग है। कोई तार कॉपर का बना है तो उसका अलग है, और कोई तार सिल्वर का बना है तो अलग है। ये किस पे डिपेंड नहीं करता? ये डिपेंड नहीं करता उसकी लंबाई मोटाई चौड़ाई पे। कुछ कम कर दो, बढ़ा दो, ये विशिष्ट प्रतिरोध हर पदार्थ का अलग होता है। ठीक है, तो क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रतिरोध क्या होगा? परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा।
अपवर्तित रहेगा। क्लियर? ओके। इसके बाद विभवांतर की इकाई है, विभवांतर की इकाई यानी कि जो वोल्टेज है, विभव है, उसकी इकाई क्या है? विभव की इकाई जो होती है वो होती है वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर कितना आवेश होता है? नंबर 1, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। ठीक है, प्रोटॉन पर कैसा होता है? धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का जो वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻⁹ और प्रोटॉन पर भी एग्जैक्ट इतनी ही होती है। अंतर क्या है? ये माइनस का है इधर और ये इधर प्लस का है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे का रंग सूचक होता है। जो तारे हैं उनका रंग बताता है किस चीज को? तारे का रंग उसके ताप को बताएगा। किसको बताएगा? ताप को, कि ताप कितना ज्यादा या कितना कम है। ज्यादा ताप है तो किसी अलग रंग का चमकेगा और कम ताप है तो किसी अलग रंग का चमकेगा। क्लियर? तुमने देखा होगा किसी भी जो लौ होती है आग की, अग्नि की, वो आपको डिफरेंट टाइप की दिखाई देती है। नीली है, लाल भी दिखती है, पीली भी दिखती है। वो डिपेंड ऑन उसके टेम्परेचर पे कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर है उसका, कितना ज़्यादा ताप है। ज़्यादा ताप है तो ज़्यादा नीली सी दिखती है, बहुत कम ताप है तो लाल दिखती है। तो यही तारे का जो रंग है, यानी रंग जो सूचक होता है वो किसका है? ताप का। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर द्वारा क्या घटाया क्या बढ़ाया जाता है? जो ट्रांसफार्मर जो लगाए जाते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं? ट्रांसफार्मर क्या करते हैं कि 11,000 की जो लाइन आती है, 11,000 बोलते हैं 11,000 वोल्टेज, और क्या करते हैं एक खंभे पे लाकर उस ट्रांसफार्मर को लगा देते हैं और इसके तीनों तार इधर जोड़ दिए जाते हैं। ये कौन सी धारा होती है? ये होती है एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज 11,000 जो है वो एसी वोल्टेज हैं और इसको किस में कन्वर्ट करता है? आपकी 3 घंटी इधर निकली रहती हैं 440 की, जो गांव में अंदर जाती है। तो मैं कह सकता हूं कि ट्रांसफार्मर द्वारा एसी वोल्टेज को घटाया बढ़ाया जाता है। देखो अब तो 11,000 से 440 बनाई, फिर जब आपके घरों में पहुंच गई तो लोड पड़ गया बिजली पर, तो आपने घर में अपने में स्टेबलाइजर लगाया, उसमें ट्रांसफार्मर है, वो क्या करता है आपके घर में 100 वोल्टेज आ रही है तो 100 को क्या कर दिया उसने 120 कर दी, वोल्टेज उसको ने बढ़ा दी। तो वोल्टेज बढ़ाने का काम करता है और घटाने का काम करता है। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो देखो, गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है आपका काइनेटिक एनर्जी का 12 mv² और स्थितिज ऊर्जा का U = mgh। क्लियर? क्लियर? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस घरेलू उपकरण के कारण ओजोन का क्षय होता है? किस घरेलू उपकरण के कारण, मतलब घर में कौन सा ऐसा उपकरण प्रयोग होता है जो ओजोन का क्षय करता है? तो घर में लगा हुआ एसी है, फ्रिज है, ये क्या करते हैं? ये ओजोन का क्षय करते हैं। या आपका ऑप्शन मिल सकता है रेफ्रिजरेटर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर, जो ऑप्शन आपको मिले वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बल के कारण क्रीम दूध से अलग होती है? ये हमारा आंसर होता है अपकेंद्रीय बल। और 2 ऑप्शन मिलेंगे, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय, तो आपका आंसर क्या होगा? अपकेंद्रीय। अपकेंद्रीय बल दूसरी चीज भी काम करता है, आपके कपड़े सुखाने वाली, मतलब कपड़े धोने वाली जो मशीन होती है
उसमें भी धोने वाली, उसमें भी अपकेंद्री बल ही काम करता है। क्लियर? ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया आपके फैराडे ने। किसने दिया? फैराडे ने। फैराडे ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ताप बढ़ाने पर धातुओं की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो जस्ट मैंने बताया कि अर्धचालक वाला तभी बताया था मैंने कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध कम हो जाता है और धातु का प्रतिरोध बढ़ जाता है। देखो प्रतिरोध का मतलब है बिजली को रोकने वाला, बिजली को रोकने वाला, और चालकता मतलब है बिजली कितनी चल रही है, ये बात ये बता रही है। बिजली अच्छी प्रवाहित हो रही है तो चालकता अच्छी है, बिजली कम प्रवाहित हो रही है तो चालकता कमजोर है। और प्रतिरोध कम है तो चालकता अच्छी होगी, यानी कि बिजली ज़्यादा बहेगी, और प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो बिजली नहीं बहेगी। तो ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा तो बिजली कम होगी और चालकता डाउन हो जाएगी। क्या होगी? चालकता कम हो जाएगी। बल का सूत्र क्या है? बल का सूत्र क्या है? तो ये याद रखना है, बल का सूत्र न्यूटन की गति के सेकंड नियम से निकल के आता है। सेकंड नियम से निकल के आता है। बल का सूत्र होता है F = ma, फोर्स = मास इंटू एक्सलेरेशन, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान ये और त्वरण ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आकाशीय वस्तु को देखने का यंत्र है, यानी कि आकाश में जो पिंड हैं या किसी ग्रह को देखने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है? सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी? तो याद रखेंगे, दूर की चीजों को देखने के लिए हमको दूरदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। दूरदर्शी, या बोल सकते हैं दूरबीन। क्या? दूरबीन। दूरबीन का जो आविष्कार किया सबसे पहले किसको माना जाता है? गैलीलियो। किसको मानते हैं? गैलीलियो। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसे होता है, मतलब आभासी होता है या वास्तविक होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आपका आभासी होता है। चलो और दर्पणों को भी अब क्लियर कर देता हूं। जब देखो अवतल है और एक उत्तल है और तीसरा समतल है ही। क्लियर? अब ये क्या करेगा, अवतल में तो बनते हैं वास्तविक, उत्तल में बनते हैं आभासी, और समतल में भी कैसे बनते हैं? आभासी। क्लियर? देखो लास्ट टाइम चल रहा है, तभी मैं क्वेश्चनों को, मैं इनको ऐसे भी करा सकता था कि क्वेश्चनों को लिया, उसमें ऑप्शन दे देता और ऑप्शन देने के बाद झड़ उन क्वेश्चनों को करा देता, बट उससे क्या था कि कोई भी फायदा नहीं था, कोई भी फायदा नहीं था। इसमें क्या है, मैं समझा के भी चल रहा हूं, आपने अब तक भी नहीं पढ़ा है तो आप लास्ट टाइम में भी रिकवर हो सकते हैं, कवर कर सकते हैं, क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। देखो मैंने ऐसे केमिस्ट्री को भी डाला हुआ है, केमिस्ट्री क्वेश्चनों को मैंने डाला हुआ है, देख लेना, प्लेलिस्ट है आर्मी जीडी के नाम से, और उसमें लूसेंट, उसके जो आपकी किताब है लाल किताब, उसके रसायन विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैंने एक साथ बता दिया है। ठीक है, देख लेना। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, थर्मामीटर में कौन सी धातु प्रयोग में लाई जाती है? तो थर्मामीटर में आपकी पारा धातु प्रयोग में लाई जाती है, पारा धातु प्रयोग में लाई जाती है।
रूम टेम्परेचर पर कौन सी धातु द्रवावस्था में पाई जाती है? तो रूम टेम्परेचर पर यानी कि कमरे के ताप पर कौन सी धातु धातु क्या होती है? ठोस होती है। लोहा है, आयरन है, कॉपर है, लेकिन ये द्रवावस्था में पाई जाती है। कौन सी है? पारा। कौन सी है? पारा। हीरा विद्युत का क्या है? जो हीरा है वो विद्युत का सुचालक है या कुचालक है? तो इंसुलेटर है, मैं कह सकता हूं कुचालक है। क्या है? कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध के नियम का प्रतिपादन किसने किया? जो विद्युत प्रतिरोध है इसके नियम को किस वैज्ञानिक ने दिया? तो इस वैज्ञानिक को के नाम जानते हैं? ओम के नाम से। ओम लॉ पढ़ा है ना? ओम वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रतिरोध के नियम का प्रतिपादन किया। ओम, और ये क्या है? R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये फॉर्मूला दिया उन्होंने, ओम ने, कि विद्युत प्रतिरोध का ये एक नियम है और ओम ने इनको प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित दिशा में वस्तु की परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? वस्तु की स्थिति के परिवर्तन की स्थिर दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं? किसी निश्चित दिशा में जब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा तो उसको क्या कहेंगे? वेग। निश्चित दिशा में और नॉर्मली परिवर्तन हो रहा है तो किसी भी दिशा में उसे कहते हैं हम चाल। देखो वेग क्या है? वेग एक सदिश राशि है और चाल एक अदिश राशि है। मैंने दिशा की बात कर दी, एक निश्चित दिशा में, तो डिपेंड किस पे हो गया? वेग पे। अगर कोई भी दिशा होती है तो चाल एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होगी? जब पानी बह रहा है तो बहते हुए पानी में कौन सी होगी? गतिज ऊर्जा। और ठहरा हुआ होता तो स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। प्रोटॉन का आवेश कैसा होता है? मतलब धनात्मक होता है, ऋणात्मक? मैंने पहले ही बता दिया है कि प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव होता है। कच्चा लोहा कैसा चुंबक बनाने का काम आता है? तो जो कच्चा लोहा है आपका वैद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के काम आता है, या बोल सकते हैं हम अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक जो आपकी बेल डोर होती है, जिसमें दरवाजों पर जो बेल लगी रहती है, जो घंटी होती है, इलेक्ट्रो घंटी, बाहर से हमने बटन दबाया, चटकी दबाई और अंदर जाकर घंटी बजती है, उन घंटियों में अस्थायी चुंबक होती है या वैद्युत चुंबक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम लॉ क्या है? मतलब जो ओम ने लॉ दिया वो क्या है? मैंने भी लिखाया R इज इक्वल टू V अपॉन I। बिजली के बल्ब में बनने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता क्यों होती है? यानी नाइट्रोजन क्यों भरने के लिए हमने उसमें भरी जाती है? तो क्यों भरी जाती है बिजली के बल्ब में नाइट्रोजन? ये क्या काम करती है कि उसका जो जलने से बचने के लिए, यानी कि जो आपका टंगस्टन की वो है उसको जलने से बचने के लिए, उसको जलने से बचने के लिए। और बल्बों के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? अक्रिय गैस। यानी कि वो जले ना, जो आपका तार है उसके लिए, ये किसी से अन्य से क्रिया ना करे, वो भरी जाती है। और देखो नाइट्रोजन और कहाँ भरी जाती है? आपकी पैकिंग होती है ना, खाने वाली चिप्स वगैरह की पैकिंग आती है, उसमें भी नाइट्रोजन भरी होती है। शक्ति की इकाई क्या है? मैंने पहले भी लिखा था, शक्ति की इकाई वाट है। शक्ति की इकाई वाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस माध्यम में ध्वनि की चाल न्यूनतम होगी? ये बात भी पहले ही बता चुका हूं, समझा चुका हूं। गैस में, ठोस द्रव गैस। जेट इंजन क्या है? जो जेट इंजन है वो कैसे हैं? मतलब जेटों में जो इंजन लगे रहते हैं वो बाह्य दहन इंजन होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो सभी आप जानते होंगे, रोंटगन ने। रोंटगन ने एक्सरेज की खोज की थी, जो एक्स किरणें होती हैं उनकी खोज की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति के तीसरे नियम का प्रयोग कहां पर हुआ है? मतलब ऑप्शन दे रहा हूं, तीर में, मतलब तीरंदाजी में कह सकता हूं, तीरंदाजी में, या और भी ऑप्शन है। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है कि जितना बल आप लगाते हैं वो वस्तु भी आप पर उतना बल लगाती है। जैसे मैं उसमें बाण खींचता हूं तीर में, तो जितना फोर्स मैं पीछे उसको पीछे खींचने के लिए लगाता हूं तो वस्तु आगे जाने के लिए लगाती है। ठीक है, उसमें भी कौन सा नियम काम करता है? न्यूटन का तीसरा नियम। जब आप किसी नाव से उतर के जाते हैं तो नाव से जैसे ही आप पैर बाहर की तरफ रखते हैं तो नाव पीछे की तरफ धकल जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप आगे, आपने आगे की ओर जितना बल लगाया तो पीछे से आपको उतना ही बल मिला। न्यूटन का तीसरा नियम, जिसमें इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितने परसेंट है? तो हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है? किस धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है? धातुओं में तो अक्सर विद्युत धारा प्रवाहित ही होती है, बट क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, किस धातु में विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होती है, बेस्ट है, वो क्या है? कॉपर। कॉपर यानी सबसे बेस्ट किस में बहती है? कॉपर में। द्रव की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो द्रव की कितनी अवस्था होती हैं? 3 अवस्था होती हैं। ठीक है, और भी प्लाज्मा वगैरह, बट आपको याद रखना है द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं। ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज एक साथ न देख सके उस रोग को क्या कहते हैं? जो व्यक्ति ना तो एक साथ ऊर्ध्वाधर को देख सकता है ना क्षैतिज को, दोनों को एक साथ नहीं देख सकता, या ऊर्ध्वाधर ही देखेगा या क्षैतिज ही देखेगा, उसको बोलते हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता। ठीक है, मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको ये सब चीजें बता दी हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई व्यक्ति 20 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है तो उसका वेग क्या होगा? वेग बराबर दूरी बटे समय। दूरी 200 बटा 20 सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। आवर्तक लेंस के रूप में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो आवर्तक लेंस के रूप में उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। झड़ करा देता हूं क्वेश्चनों को। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को करके जाइएगा, तुम देखना कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में। किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल निर्भर करता है, यानी किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल कब लगता है, पहले ये बात जानो। तुमने देखा होगा पानी में, जब हम किसी वस्तु को, पानी भरा हुआ है और इसमें हम किसी वस्तु को डुबोएं, तो वो एक तो जाने के जैसे जितना बाहर उसमें हमें वेट लगता है उसको पकड़ने में, अंदर जाने पर वो वस्तु थोड़ी हल्की प्रतीत होती है। तो हल्की क्यों प्रतीत होती है? क्योंकि नीचे से फोर्स काम कर रहा है, और उस फोर्स को हम बोलते हैं, उस बल को बोलते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल। ठीक, तो ये किस चीज पर निर्भर करता है? इस चीज के जो द्रव है इसके डेंसिटी पर, इसके घनत्व पर, इसके घनत्व पर। दिन रात पृथ्वी की किस गति के कारण होते हैं? यानी पृथ्वी आपकी 2 चक्कर 2 तरह से घूमती है, वृत्ताकार मार्ग पर, अंडाकार मार्ग पर घूमती है। इधर सूर्य है आपका, तो पृथ्वी इधर से आपकी घूम रही है, तो इसके चक्कर लगा रही है ऐसे करके, और एक चक्कर आप देखते हैं पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ऐसी घूमती रहती है। ऐसी घूमने के साथ साथ ये आगे बढ़ती है। तो इस वाली गति के कारण आपके दिन रात होते हैं। तो इस वाली गति को क्या बोलते हैं? जब कोई चीज एक ही वस्तु के चारों तरफ घूमती है, इस गति को बोलते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति दिन रात पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होते हैं। भारी वस्तु को जल में डुबोने पर हल्की प्रतीत होती है, क्यों? क्योंकि नीचे से उस पर उत्प्लावन बल काम करता है। अभी बताया ना, उत्प्लावन बल काम करता है। 32 फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है? तो आपका 32 फ़ारेनहाइट ये फ्रीज पॉइंट होता है। ये क्या होता है? आपका आइस पॉइंट होता है, यानी कि जमने का बिंदु होता है आइस पॉइंट 32 डिग्री सेंटीग्रेड। और कितने 32 फ़ारेनहाइट और कितने डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ जमती है? 0 पे। तो 32 फ़ारेनहाइट हो या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों ही बराबर हैं। वैज्ञानिकों के नाम पे हैं, इन्होंने इस पर बताया और इन्होंने इस पर बताया।
चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार में क्या असर दिखेगा? जो चंद्रमा पर जो व्यक्ति है उसका भार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि उधर ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल कम है। और कितना कम है कि कोई व्यक्ति इधर 60 किलो का है तो उधर 10 किलो का होगा, 1/6 कम है। क्लियर? उधर 600 का है हमारी पृथ्वी पर तो उधर 100 किलो का होगा। समुद्र तल से ऊपर जाने पर वायुमंडल दाब, जब ऊपर जाते हैं समुद्र तल से ऊपर, मैंने बताया था बैरोमीटर का पाठ्यक्रम गिर जाता है, यानी कि दाब कम हो जाता है। तांबा विद्युत का क्या है? जो तांबा है वो विद्युत का बेस्ट कंडक्टर है, सुचालक है। क्या है? बेस्ट कंडक्टर है और सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु को गर्म करने पर धातु का घनत्व। देखिए जैसे हम धातुओं को गर्म करेंगे धातु को, तो धातु को गर्म करने पर वो क्या होगा? आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि पिघलेगी, तो घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपास की सुई सदैव किस दिशा में ठहरती है? देखो कंपास है, कंपास में एक सुई होती है, ऐसे करके तुमने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, तो उसमें एक सुई होती है, वो किस दिशा में ठहरती है? एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, तो वो ऑलवेज नॉर्थ दिशा में ठहरती है, उत्तर दिशा में। पानी का घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होगा? घनत्व, उसकी डेंसिटी किस पर अधिकतम होगी? बहुत बार आया क्वेश्चन है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किस पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के स्तर को मापने के लिए ध्वनि कितनी तेज है कितनी कम है, तो इस बात को मापने के लिए डेसिबल नाम की यूनिट प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने किस ताप पर बराबर होते हैं? ठीक है, तो ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर बराबर होते हैं। यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड ही आपका फ़ारेनहाइट पैमाना है, और सेल्सियस भी -40 पर, इतने पर ये बराबर होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? चुंबकीय क्षेत्र आपकी एक सदिश राशि है। कैसी है? सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो देखो पहले ये समझो कि रासायनिक ऊर्जा है कहाँ और यांत्रिक ऊर्जा कहाँ। देखो रसायन से प्राप्त ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा, और यंत्रों से प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा। तो देखो रसायन से यंत्र चलाए जाते हैं, तो किससे? बैटरी है या वैद्युत सेल है, इनको क्या बोलते हैं? वैद्युत सेल। वैद्युत सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है, इनसे हम किसी भी चीज को चलाते हैं तो वो यंत्र वाली ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। पानी की बूंदों का गोल होने का क्या कारण है? तो पानी की जो बूंदें हैं, तुमने देखा हो कहीं से पानी टपक रहा है, पानी आ रहा है, तो टपकते टपकते गोल हो जाता है, और गोल होने के साथ ही फिर वो छूटता है। ठीक है, तो गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर जी का मान। देखो ये ध्रुवों पर अलग होता है, इन्हें बोलते हैं ध्रुव, नॉर्थ एंड साउथ पोल, और विषुवत रेखा पर अलग होता है। ध्रुवों पर अधिक होता है 10 मीटर सेकंड स्क्वायर, और विषुवत रेखा पर होता है 9.8। ठीक है। अल्फा कण कैसे होते हैं? तो अल्फा कण हमेशा कैसी प्रकृति के होते हैं? धनात्मक प्रकृति के होते हैं, और इनकी वेदन क्षमता सबसे कम होती है। ये भारी होते हैं, तुमने पढ़े होंगे अल्फा, बीटा और गामा। ये थोड़े भारी हैं, ये उनसे कम भारी हैं, सबसे हल्के हैं। इनकी वेदन क्षमता सबसे ज्यादा और इनकी वेदन क्षमता सबसे कम। बीटा कण किस प्रवृत्ति के होते हैं? मैंने अभी समझाया बीटा कण कैसे होते हैं। वैसे प्रवृत्ति में उदासीन होते हैं, अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव, ये उदासीन, नो चार्ज। ऐसे पद्धति में बिजली की इकाई क्या है? एम्पियर। कौन सी है? ऐसे पद्धति में बिजली की इकाई एम्पियर है। हीरा विद्युत का क्या है? कुचालक, इंसुलेटर, मैंने पहले भी बता दिया।
सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? सबसे अधिक किसकी होती है? तरंगदैर्घ्य का मतलब है ये, यहां से यहां तक की दूरी, जिसकी ज्यादा उसकी तरंगदैर्घ्य उतनी अधिक, या यहां से यहां तक की दूरी, जिसकी ज्यादा उसकी उतनी अधिक। और एक तरंग ये चल रही है, इसकी दूरी कम है, तो ये आपकी बैंगनी है, ये लाल है। लाल की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैंगनी की सबसे कम। सबसे कम वेदन क्षमता किन कणों की होती है? ये भी मैंने बता दिया, सबसे कम वेदन क्षमता अल्फा कणों की होती है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में आपका जनरेटर बदलता है। जेनरेटर बदलता है। जनरेटर जो आप जानते हैं, डायनामो भी बोलते हैं इसको। इसकी खोज किसने की थी? फैराडे ने। पानी किस ताप पर उबलता है? देखो, पानी आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, और ये दाब पर भी डिपेंड करता है। दाब बढ़ जाएगा तो जल्दी उबल जाएगा, कम ताप पर भी उबल सकता है। ठीक है, वैसे नॉर्मली जो हम जानते हैं ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है पानी। पहाड़ पर चढ़ते समय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहाड़ पर चढ़ते समय दाब कम हो जाता है ऊंचाई पर जाने पर, यह बात भी मैंने बता दी आपको। वायुमंडल दाब की इकाई क्या है? वायुमंडल दाब की इकाई क्या है? कि वायुमंडल दाब को हम किस में नापते हैं? तो इसको नापने कौन सा यंत्र है? बैरोमीटर। इसको नापने का क्या कौन सा यंत्र है? बैरोमीटर। इसको हम पास्कल से नापते हैं। पास्कल क्या है? इसकी यूनिट है। वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन का सूत्र क्या है? ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। साबुन किस पानी में झाग नहीं देता? तो साबुन कठोर पानी में झाग नहीं देता। क्वेश्चन फिनिश आपके। तो आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और आप वीडियो को देखने के लिए, वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेड बटन को दबाकर, और उसमें आए जो आपका बटन आ रहा है उसको क्या करने का? आपको ऑल करने का है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लोगों तक शेयर करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। धन्यवाद।